अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। इस वक्त ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बहुत कुछ लिखा, बोला, पढ़ा जा रहा है। जो कुछ मालूमात अब तक हमारे सामने आई, उसके नतीजे में महसूस होता है कि बहुत बड़ी हद तक हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और ये कन्फ्यूजन मालूमात की दुरुस्त फराहमी न होने की वजह से है। यही सबब है कि हमने महसूस किया कि महज दुरुस्त और अब तक की सही सूरत हाल की वजाहत के लिए हमें कुछ इस नौइयत के पैगामात रिकॉर्ड करने चाहिए। ये इस सिलसिले का पहला हिस्सा है। इसमें हम इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करने की कोशिश करते हैं। पहली और बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान दस्तूरी तौर पर इस्लामी रियासत है, और दस्तूरी तौर पर पाकिस्तान में जिस हद तक भी कानून साजी हो सकती है और होती है और हो रही है और आइंदा होगी, वो इस्लामी क़वाइद और ज़वाबित और इस्लामी उसूलों की रोशनी में ही मुमकिन है। अगर बिलफ़र्ज़ इस्लामी उसूलों की उस कानून साजी में पासदारी न की जा सके, तो वो इस नौइयत की चीज़, इस नौइयत का कोई भी अमल पार्लियामेंट से गुज़रने के बावजूद भी काबिल इस्लाह है। अब ये इस्लाह कैसे हो सकती है, और कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर किसी भी बात को या किसी भी पहलू को कानून का शक्ल देने के लिए क्या दुरुस्त तरीक़ा और लाहे अमल है, तो इस ज़िम्मन में दो बातें हमें पेश नज़र रहनी चाहिए। पहली बात यह है कि कानून बनने से पहले हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर हमारे पास क्या रास्ते हैं, और अगर कानून बन जाता है बिलफ़र्ज़ हमारी किसी भी लाइल्मी की वजह से, कोताही की वजह से, नालायकी कह लीजिए, कानून बन जाता है जो महसूस होता है कि इस्लामी ज़ाबतों के ख़िलाफ़ है, या ये मालूम होता है कि वो उसमें इस्लाम के किसी पहलू को पेश नज़र नहीं रखा जा सका, या किसी तबके का ख़्याल होता है, किसी फ़र्द का, कि ये कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ है, यानी ऐन मुमकिन है कि वो इस्लाम के मुताबिक हो, लेकिन किसी का ख़्याल है, तो वो ख़्याल और उस ख़्याल की दुरुस्ती जांचने का तरीक़ाकार क्या है, यानी ये देखने का रास्ता क्या है, कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर हमारे पास क्या रास्ता है कि हम ये फ़ैसला कर सकें कि ये आइन के मुताबिक है, दस्तूर के मुताबिक है, या ये बिल, ये कानून जो मंजूर हो चुका है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। इस ज़िम्मन में दो आइनी इदारे हमारे पेश नज़र रहने चाहिए। दोनों दस्तूरी इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, और दस्तूर ने ही उन्हें ये ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की है, और ये तफ़वीज़ करने का बुनियादी सबब यह है कि ये दस्तूर इस्लामी दस्तूर है। उसमें एक इदारे की हैसियत मुशावरती है, और वो इदारा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कौंसिल। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का बुनियादी काम किसी भी कानून साजी से उसूलन पहले है, यानी तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जब कहीं से, किसी भी जानिब से, चाहे हुकूमती अरकान की जानिब से या पार्लियामेंट के किसी भी रुकन की जानिब से ये तजवीज़ आए कि फ़लाँ कानून की ज़रूरत है, या फ़लाँ मामले में कानून साजी की ज़रूरत है, या पहले से मौजूद कानून पर तरमीम और नज़रसानी की ज़रूरत है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो बिल की सूरत में स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। इस सेनेटर का मामला हो तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, और कौमी असम्बली का मामला हो तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, और वहाँ पे इस पर इब्तिदा में गौर व फ़िक्र होता है, और उसमें कुछ वक्त लगता है। ये बात मैं क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ, इसके हवाले से हम दूसरे किसी मौके पर इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वक्त जहन में ये बात रहनी चाहिए। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमेटी को उसूलन हर उस मामले में जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त शरीयत इस्लामी से हो,
इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मुशावरत करनी चाहिए। इस मौके पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का किरदार दो नौइयतों से सामने आता है। एक ये कि वहाँ पे कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से या फिर पार्लियामेंट की जानिब से या फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान की जानिब से उनके पास उस बिल के हवाले से राय तलब करने के लिए दरख्वास्त आती है। उस पर अरकान बैठते हैं और अपनी राय देते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि उनके इल्म में ऐसी कोई चीज़ आती है तो वो अज़ खुद उस पर गौर व फिक्र करके अपनी राय देने के मजाज हैं। ये मामला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का। बिलफर्ज अगर कानून बन जाता है, जैसा कि यहाँ ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत कानून बन चुका है, अगरचे के ये बताना भी एक मुश्किल मरहला साबित हुआ, क्योंकि कानून बनने के बाद भी यहाँ ऐसी मजबूत आवाज़ें सुनाई दी कि ये मामला पार्लियामेंट में है। हालांकि ये कानून बहुत पहले बन चुका है, हम उसकी तारीख़ों पर अभी आते हैं। तो कानून बनने के बाद हमारे पास रास्ता क्या है? वो फिर दो रास्ते हैं। एक है उसको चैलेंज करने का रास्ता, और वो चैलेंज किया जाएगा शरीयत कोर्ट में। शरीयत कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी ही यही है कि किसी भी नौइयत के जदीद और कदीम कानून को देखें और अपनी राय दें कि ये इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम के मुताबिक नहीं है, या जुज़वी इस्लाम के मुताबिक है और जुज़वी हिस्सा इस्लामी तालीमात की रोशनी में तरमीम चाहता है। और दूसरा तरीक़ा यह है कि ख़ुद पार्लियामेंट में जिसने इस नौइयत का कोई बिल मंजूर किया है उसके मुकाबिल या तो तरमीम पेश की जाए या पुराने बिल को मनसूख करने के लिए नए बिल का वहाँ पे एहतमाम किया जाए, और वो पेश करने के बाद कानूनी ज़ाब्तों से गुज़ार कर उसकी मंजूरी हासिल की जाए। कोई भी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से गुज़र कर फिर सदर पाकिस्तान के पास जाता है और सदर पाकिस्तान के दस्तखत से वो बाकायदा कानून के तौर पर नाफिजुल अमल होता है। ये वो अमल है जो हमें किसी भी इस्लामी कानून के हवाले से या गैर इस्लामी कानून की सूरत में उसकी तरमीम के लिए या उसके रास्ते को रोकने के लिए पेश नज़र रहना चाहिए। ये बात बार बार और थोड़ी वजाहत के साथ इसलिए अर्ज़ की गई कि इसके बग़ैर, इसको जाने बग़ैर, इसको समझे बग़ैर हमें हमारे लिए दुरुस्त लाहे अमल इख्तियार करना मुमकिन नहीं होगा। अब जल्दी से इसके पस मंज़र पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याद रखने की बात यह है कि इस ख़ास ट्रांसजेंडर इशू पर यह पहला मरहला नहीं है। इससे पहले, कुछ अरसे पहले, ताज़ीरात पाकिस्तान के हवाले से एक तरमीम के तौर पे यही इशू एक बिल की सूरत में ज़ेर बहस आया था, और उस वक्त भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से इस बारे में सिफारिशात जा चुकी हैं। उन्होंने गौर व फिक्र के बाद इस सिलसिले में अपनी राय पेश की थी। लेकिन यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर देना मुनासिब है कि ख़ास इस ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से ना तो राय तलब की गई है, ना अज़ खुद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से इस हवाले से कोई बात इससे पहले कही गई है। इस वक्त जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात मौजूद हैं वो ख़ासी हद तक मुफीद भी हैं, माकूल भी हैं और मसले का हल भी सुझाती हैं। लेकिन ये सिफारिशात हाल ही की हैं। मई में 20 मई 2022 को ये सिफारिशात दी गई हैं, और ये सिफारिशात इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास नंबर 228 के तहत दी गई हैं, जो 18 और 19 मई को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ था। लेकिन इससे भी पहले एक और सवाल का जवाब देते चलें। हमारे यहाँ ये बात दुरुस्त है एक हद तक, लेकिन इस मामले में वो दुरुस्त शायद ना हो कि बहुत से इस्लामी हवालों से गैर इस्लामी नज़रियात के फ़रोग़ में और गैर इस्लामी कानून साजी में हमारे इस्लामी हलकों का, मज़हबी हलकों का भी किरदार इस माना में है कि वो असल मसले को एड्रेस करने में तसाहुल से काम लेते हैं, और उनका तसाहुल बाद में उन क़ुव्वतों के लिए एक स्पेस का बाइस बन जाता है जो उसकी रोशनी में या उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ गैर इस्लामी
कवानीन की कानून साजी में वो अपनी पेशरफ्त करते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये बात अर्ज़ कर देना मुनासिब होगा कि आज नहीं, आज से बहुत पहले और इस कानून साजी से बहुत पहले 27 जून 2016 को BBC की रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें ये कहा गया कि उलमा इकराम के एक इज्तिमा में जो लाहौर में मुनक़िद हुआ, ये तजवीज़ पेश की गई कि ये हमारे जो हमारी कम्युनिटी के हिस्सा हैं, इंसानी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जिनको इस वक्त ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे कि इनके लिए क्या वो लफ्ज़ मुनासिब है। आगे किसी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। लेकिन इस हद तक बात वाज़ेह है कि उसमें उलमा इकराम ने अपने महदूद दायरे में सही, जो वहाँ जमा हो सके, जिस उन्वान के तहत भी जमा हो सके, इस जानिब तवज्जो दिलाई थी कि इस कम्युनिटी को हुकूक दिए जाएँ और उनके रास्ते में रुकावटें दूर की जाएँ। ख़ास तौर से नादरा में उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए शफाफ निज़ाम मुतय्यन किया जाए और उनके साथ ये तक कहा गया था कि अगर कहीं खुन्सा के हवाले से ये मुतय्यन हो जाए कि उसमें मर्दाना सिफ़ात ज़्यादा हैं और एक में ज़नाना सिफ़ात ज़्यादा हैं, तो उनके आपस में निकाह का ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है, सिवाय उस सूरत के कि जब दोनों में यकसा अलामतें हों। इस सूरत में ये ताल्लुक़ फिर हम जिन्स परस्ती के ज़िमन में आ सकता है। मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इससे पहले 2017 में किसी और बिल के तहत इस पर गुजारिशात और अपनी सिफारिशात पेश की थी, और वो सिफारिशात भी इस मौके पर पेश नज़र रखना ज़रूरी हैं। इन दोनों सिफारिशात पर हम आगे चल के बात करेंगे, जहाँ हम सिफारिशात पर अपनी गुफ्तगू पेश करेंगे और इस बिल पर तज्ज़िये की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि ये बिल कब मंजूर हुआ और किन किन तारीख़ों को कहाँ कहाँ पेश हुआ और इस बिल का बुनियादी नाम क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ उन्वानात हमारे सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। पहली बात तो ये है कि इस बिल को जो बुनियादी नाम दिया गया है और जो इसका तारुफ़ बनता है वो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018, ट्रांसजेंडर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ 2018, ये उस बिल का उन्वान है। ये बिल पहली बार जो पेश किया गया वो सेनेट में पेश हुआ, और सेनेट में जिन हज़रात ने पेश किया उनके नाम लेना और उनकी तफसील बयान करना भी ज़रूरी है। ये 7 मार्च 2018 को मंजूर हुआ है और इससे पहले 21 अगस्त 2017 को पेश किया गया है। इसमें चूँकि सेनेट में पेश हुआ है तो सेनेटर्स ने पेश किया है। इसमें जो पेश करने वाली 4 ख़वातीन हैं, उनका नाम है सेनेटर रुबीना खालिद, पीपी से ताल्लुक़ है, सेनेटर रुबीना इरफान, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है, सेनेटर साइमा सईद, उनका ताल्लुक़ पीटीआई से था, सेनेटर कुलसूम परवीन, उनका ताल्लुक़ PMLN से था। ये चारों सेनेटर उस वक्त 17 में मौजूद सेनेटर्स की जानिब से ये बिल पेश किया गया और उसके बाद ये वहाँ से मंजूर होता है। फिर ये अक़वामी असम्बली में 8 मई 18 को मंजूर होता है। और उसके साथ साथ एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये कि 2021 में ये शरीयत कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है। शरीयत कोर्ट के हवाले से हमें किसी मौके पर बात करनी चाहिए। शरीयत कोर्ट के जजेस की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 होनी चाहिए, जिसमें 3 उलमाए किराम की मौजूदगी शर्त है। लेकिन इस हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होनी चाहिए और उनको इस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल को मिसाली सूरत हाल नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इस वक्त उसमें सिर्फ 2 जजेस हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी केसेस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, मतलब क़यास ये कहता है, हमारे पास इस वक्त मालूमात और डेटा मौजूद नहीं है। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए और फौरी फ़ैसले करने के लिए, ख़ास तौर से इस जैसे मौज़ूआत पर जो सोसाइटी को पूरी तरह बराह रास्त मुतासिर करते हों, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका इन्वॉल्व हो जाता हो, ऐसा ज़रूरी होता है कि उसको किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और उसके लिए ज़ाहिर है कि जजेस की तादाद का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इस शरीयत कोर्ट में अक्टूबर 2021 में ये केस पेश किया जा चुका है और पहली बार 28 अक्टूबर को अटार्नी जनरल साहब को अदालत की जानिब से मुआवनत के लिए कहा भी गया था। ये इस पूरे क़ज़िये का थोड़ा सा पस मंज़र है, इसकी तफ़सीलात आइंदा पेश करेंगे।